नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से कक्षा 12 आधार पुस्तक अनिवार्य हिंदी के लिए आरोह भाग 2 से कवि फिराक गोरखपुरी और इनके द्वारा लिखी गई रुबाइयाँ और गज़ल। शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। सबसे पहले अध्ययन करते हैं फिराक गोरखपुरी के जीवन परिचय का। तो इनका मूल नाम था रघुपति सहाय फिराक। रघुपति सहाय फिराक इनका मूल नाम। जन्म इनका 28 अगस्त सन 1896 ईस्वी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा की बात करें तो रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत करने के बाद की शिक्षा अरबी और फारसी में और अंग्रेजी में इनकी हुई। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये चयनित हुए, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग कर दिया। स्वराज आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के लिए 1918 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण इन्हें 1.5 वर्ष की जेल भी हुई और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में ये अध्यापक भी रहे। सम्मान की यदि बात करें तो गुले नगमा सम्मान के लिए, गुले नगमा जो इनकी कृति है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है और सोवियत नेहरू लैंड अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो हिंदी के एक साहित्यकार फिराक गोरखपुरी भी हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से और सोवियत नेहरू लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कृतियों की यदि बात करें तो गुले नगमा, जिसका जिक्र अभी किया, गुले नगमा इनकी प्रसिद्ध कृति है। बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल जोई और निधन इनका सन 1983 ईस्वी को हुआ माना जाता है। इनकी कुछ कविता की रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं कि तुमसे रुखसत होता हूँ। रुखसत होना यानी विदा होना। आ जाओ आओ संभालो साजे गज़ल। साजे गज़ल मतलब मेरी कविताओं को, कि आओ आगे आओ और मेरे इन कविताओं को, मेरे भावों को संभालो। नए तराने छेड़ो, तराने मतलब कविता। नए तराने छेड़ो, नए विचार छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। नगमों का मतलब होता है शब्द, क्योंकि अब मेरे शब्द कमज़ोर पड़ने लगे हैं, इसलिए लोगों को आह्वान करता है कि अब आप आओ और आकर के इस जिम्मेदारी को संभालो। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है। उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी आता है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मीर और गालिब की तरह फिराक ने कभी कहने की इस शैली को साधकर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा कि दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते हैं वह दिव्य भी है। ये ऐसे इनके विचार थे। यहाँ पर इनकी 2 रचनाएं दी गई हैं। एक है रुबाइयाँ, जो रुबाई छंद है, और दूसरी दी गई है गज़ल। विषय वस्तु की बात करते हैं। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है कि मैया मैं तो चंद खिलनो लय हूँ, जैसे सूरदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी ने भी अपनी इस रचना में
मुझे चांद चाहिए, मैयारी मैं तो चंद खिलौनों ले हों। जैसे ये सूरदास जी की रचना है, मैयारी मैं तो चंद खिलौनों ले हों, तो यहाँ पर कहेंगे मैया मुझे चांद चाहिए। यहाँ पर भी ये चांद वाला जो उपमान है, बिंब है, यहाँ पर लिया है। ऐसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, अर्थात जो गरीब हैं, जो खुले प्रकृति में रहते हैं, उन बच्चों के लिए आज भी ये चांद खिलौने से कम नहीं है। मन बहलाने वाला, मन लुभावन, मन को लुभाने वाला खिलौने से कम नहीं है। वातानुकूलित जो एयर कंडीशनर कमरे हैं उनमें बंद रहते हैं, उन बच्चों के लिए प्रकृति में क्या चीज़ें हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, क्या सौंदर्य है, उन चीज़ों से वो बेखबर रहते हैं। छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल होते हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही न हों पर जो चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर यह भी है, देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में एक दर्द उभर कर सामने आ रहा है कि घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे के लिए वो दुनिया भर की खुशियाँ उपलब्ध कराए, लेकिन जब वो सक्षम नहीं हो तो अपने दुख को घर आने के बाद किस प्रकार से वो दुखी होता है कि उन्होंने बच्चों की इच्छा को पूरा नहीं किया। बच्चों को खिलौना चाहिए और खिलौना मिल नहीं सका क्योंकि वो महंगे थे। लोका लेना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गैसों में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नरम दमक, जिदिया या बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। हिंदी उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन जिसे गांधी जी हिंदुस्तान के रूप में पल्लवित करना चाहते थे, उसका रूप आप यहाँ इन कविताओं में देख सकते हैं। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है कि देख आईने में चांद उतर आया है, चांद की परछाई भी चांद ही है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पर नरम दमक लाने के लिए, रूपवती मुखड़े पर नरम दमक यानी हल्की सी एक खुशी लाने के लिए, छठे क्षमा से पर्व त्योहार पर ही सही, यानी कभी कभार ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। जैसे चाहे कितनी ही तंगी में हो, कितनी ही असुविधाओं में जीवन जी रहे हों, लेकिन त्यौहार पर उत्साह, पर्व पर तो कम से कम, दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है, इस दिन तो कम से कम सभी नए कपड़े पहनना, घर में मिठाइयाँ बनाना, ये सभी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो चाहे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक, कि चाहे इस सुंदर चेहरे पर एक चमक लाने के लिए, एक हल्की सी खुशी लाने के लिए, चाहे कभी कभार ही सही नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, तो इसमें रक्षाबंधन और दिवाली का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है, रक्षाबंधन कच्चे धागे पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है और सावन का जो संबंध चीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से है। यहाँ इस पाठ में फिराक गोरखपुरी ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पाठ में फिराक की एक गज़ल भी है और रुबाइयों की तरह ही फिराक की गज़लों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना यह गज़ल है। यह गज़ल कुछ इस तरह बोलती है कि जिसमें दर्द भी है, एक शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गज़ल की विशेषता मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रुबाई की। यहाँ पर रुबाई की यदि बात करें तो रुबाई में इन्होंने खड़ी बोली हिंदी उर्दू शब्दावली के साथ लिया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है, रुबाई छंद है, बिंब प्रधान शैली एवं चित्रात्मक भी कह सकते हैं, चित्र प्रधान एवं बिंब प्रधान। शब्दावली की यदि बात करें तो इसमें मिश्रित शब्दावली का प्रयोग हुआ है। रस की यदि बात करें तो इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। छंदबद्ध रचना है क्योंकि ये छंद है रुबाई छंद। अब ये रुबाई छंद क्या है? रुबाई छंद उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। छंद लेखन या शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे 4 पंक्तियां इसमें दिख रही हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक, जिसको काफिया बोलते हैं, वो मिलता है। तीसरी पंक्ति इसकी स्वच्छंद होती है, स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पर आप देखिए खड़ी, तो खड़ी यहाँ पे खरी है, गोद भरी, हंसी, यहाँ पर ये रुबाई छंद है। और दूसरा यदि हम गज़ल लें
तो गज़ल भी एक उर्दू का छंद है। अब बात करते हैं अपनी इस कविता की। मिश्रित शब्दावली का इसमें प्रयोग है ही। माधुर्य गुण इसमें आप कर सकते हैं, प्रसाद कर सकते हैं। सीधे सरल बातों में, सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कही है। तो यहाँ पर है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पर झुलाती है उसे गोद भरी। गोद भरी यानी गोद में भर करके। चांद का टुकड़ा यहाँ पर किसके लिए है? चांद का टुकड़ा, बहुत प्रिय होना यानी छोटे बच्चे के लिए, बहुत प्यारा बेटा। तो फिराक गोरखपुरी कहते हैं, बहुत सीधे सरल शब्दों में मैं भी इसको व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ कि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि एक माँ अपने प्यारे शिशु को, अपने प्यारे बेटे को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। आंगन में लेकर के चांद के टुकड़े को यानी प्यारे बेटे को लेकर के क्या करिए? खड़ी है, आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है और कभी उसे हवा में उछाल उछाल करके गोद में भर लेती है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है और कभी उसे हवा में उछाल करके गोद में ले लेती है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप कर सकते हैं। ये सभी की सभी दृश्य बिंब हैं। श्रव्य बिंब भी आप इसमें देख सकते हैं, गूंज उठती है जो कि श्रव्य बिंब है। रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप इसमें कर सकते हैं। रह के हवा में जो लोका लेती है, कि रह करके जब वो हवा में इसे उछाल देती है, लोका देना यानी उछाल देना। रह करके हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है। इस प्रकार हवा में, इस प्रकार प्यार करने की इस क्रिया से बच्चा खिलखिलाकर हंसने लग जाता है और पूरे आंगन में उसके हंसी की किलकारी गूंजने लगती है। तो यहाँ पर दृश्य बिंब के साथ भी आप बच्चे का सुंदर प्रयोग देख सकते हैं। नहला के छलके छलके, छलके छलके शब्द में भी वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। निर्मल जो कि संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, छलके छलके साफ सुथरा, और निर्मल का अर्थ भी वही होता है साफ सुथरा पवित्र। नहला के छलके छलके निर्मल जल से। कवि कहता है कि माँ अपने शिशु को निर्मल व पवित्र जल से नहलाती है और नहला करके क्या करती है? उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। अब गेसु शब्द यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो गेसु शब्द कैसा है? उर्दू का। तो यहाँ पर मिश्रित शब्दावली इसीलिए कही गई कि इसमें तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज भी है और उर्दू शब्दावली का प्रयोग भी इसमें हुआ है, तो मिश्रित है ये। उलझे हुए गेसों में कंघी करके। तो सबसे पहले माँ क्या करती है? अपने बच्चे को, अपने शिशु को निर्मल और पवित्र जल से नहलाती है और फिर वह अपने हाथों से उस बच्चे के उलझे हुए बालों पर कंघी करती है। उलझे हुए गेसों, केसु मतलब केसु, केसु यानी बाल, कंघी करके उनमें कंघी करती है। और जब कंघी करती है तो किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को। उस समय शिशु बड़े प्यार से अपनी माँ के मुंह की ओर देखता है। जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, जब अपने घुटनों के बीच में खड़ा करके उस छोटे बच्चे को माँ कपड़े पहनाती है, तो कितने प्यार से, कितने प्रेम से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखता है, ये आप इसमें देख सकते हैं। फिर देखिए, दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। कवि कहता है कि दीपावली की शाम है, घरों की पुताई या रंग रोगन करने से सभी साफ सुथरे और सजे धजे हैं। दीपावली की शाम है, सभी घर पुते हुए हैं, रंग रोगन हुआ है, सजे धजे लग रहे हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावें। माता पिता अपने बच्चों को प्रसन्न करने के लिए चीनी के बने
चमचमाते खिलौने लेकर के आते हैं। अब चीनी के खिलौने यहाँ पर दो अर्थ में ले सकते हैं, एक तो चीनी मिट्टी से बने हुए खेलने के लिए खिलौने, और दूसरे दीपावली पर जो खाने की चीनी होती है मीठी, उससे कुछ खिलौने बनाए जाते हैं जो प्रसाद के तौर पर पूजन के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो चीनी के बने चमचमाते खिलौने लेकर के आते हैं। वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक, वो रूपवती मुखड़े पर, रूपवती मुखड़ा किसके लिए है? माँ के चेहरे पर एक नरम दमक, एक हल्की सी चमक। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? उस समय माँ के आनंदित सुंदर चेहरे पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमक या प्रसन्नता झलकती रहती है। जब बच्चों के लिए ये सब चीज़ें आती हैं तो माँ के आनंदित चेहरे पर सौंदर्य की, मधुरता की, प्रसन्नता की एक चमक दिख जाती है। और क्या होता है? बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और ये जो प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता ठीक वैसी ही लगती है, वह बच्चे के खिलौने रूपी या खिलौनों के रूप में, जो खुशियों के रूप में जो घरौंदे बने हुए हैं, उन घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो जाता है। अर्थात माँ के इस प्रकार प्रसन्न चेहरे को देख करके बच्चों के भी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों की जो कल्पनाओं रूपी घरौंदे हैं, जिन खिलौनों के साथ वो अपनी कल्पनाओं को जोड़ लेते हैं, उस समय उनके अंधेरे इन घरौंदों में उजाले का काम कौन करता है? उस समय यदि उनकी माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, प्रसन्नता है, तो वो ही घरौंदों में दिए जलाने का काम करती है। अब यहाँ पर देखिए, माँ बच्चे के घरौंदे में दीपक क्यों जलाती है? प्रश्न की यदि हम बात करें, माँ बच्चे के घरौंदे में दीपक क्यों जलाती है? वो इसलिए जलाती है, इसलिए ये सब करती है ताकि उनके बच्चे प्रसन्न रहें और उसे अपना मनोरम संसार मानता रहे। यही बातें इसके माध्यम से कहना चाहती है। दीपावली पर माँ के चेहरे पर कैसा भाव रहता है? ये अभी देखा कि वो रूपवती मुखड़े पर एक नरम दमक। दीपावली के दिन माँ के चेहरे पर कैसा भाव रहता है? तो माँ के सुंदर चेहरे पर मधुर कोमल भाव रहते हैं, उसका चेहरा चमकता रहता है, अर्थात उसके चेहरे से प्रसन्नता की अनुभूति होती रहती है। और बच्चे माँ के प्रसन्नचित चेहरे को देख करके खुद भी प्रसन्न होते रहते हैं, क्योंकि माँ के इस सुंदर चेहरे से ममता बरसती रहती है। आगे देखते हैं, वात्सल्य रस का सबसे सुंदर प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। छोटे बालकों की जिद का वर्णन, किस प्रकार से ये अपनी जिद पूरी कराने के लिए अड़ जाते हैं कि जिद पूरी होगी तो ये काम होगा। कवि कहता है कि बालक अपने आंगन में झूठ मूठ का रो रहा है। आंगन में ठुनक रहा, ठुनकना यानी रोना, झूठ मूठ का रोना होता है, उसे कहते हैं ठुनकना। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, कि कवि कहता है कि वो बालक आंगन में झूठ मूठ का रो रहा है, मचल गया है। जिदियाया यानी मचलना, जिद पे आ गया है। बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। कवि कहता है कि वह बालक ही तो है, उसका मन चांद लेने को हो आया है, अर्थात चांद लेने के लिए उसके मन में लालच आ गया है, चांद पर आ गया है उसका मन। बच्चे की इस बाल सुलभ जिद को माँ किस प्रकार से अपनी ममता भरी सूझबूझ से पूरा करती है, इसका बाल मनोविज्ञान का जो प्रभाव है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। किस प्रकार छोटे बच्चे को, उसकी इच्छाओं को, उसकी जिद को पूरा किया जाता है, और माँ किस प्रकार से अपनी ममता भरी सूझबूझ का परिचय इसमें देती है, वो देखेंगे आप। कि आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है। कवि कहता है कि बालक आंगन में झूठ मूठ का रो रहा है और वो जिद पे आ गया है। बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है। कवि कहता है कि वो भी छोटा बालक ही तो है और उसका मन चांद लेने पर हो आया है। दर्पण उसे देकर कह रही है माँ। तो देखिए, उसकी माँ जब माँ से चांद लेने की जिद करता है तो माँ क्या करती है? माँ उसके हाथ में दर्पण देकर बहलाती है। दर्पण देके, उसके हाथ में दर्पण दे करके कह रही है माँ। माँ उसके अपने बेटे के हाथ में शीशा दे करके, दर्पण दे करके कहती है कि देख, आईने में चांद उतर आया है। क्या कह रही है? कि देख, आईने में अब तेरा चांद यहाँ आ गया है। अब आईने में बच्चे को अपनी चेहरा दिखाई देता है, जिसको वो चांद समझ बैठता है और अपनी खुशी का व्यक्त कर लेता है। तो यहाँ पर अब हम लें, इसमें माँ के
व्यवहार को कैसे स्पष्ट किया गया है, किस प्रकार का दर्शाया गया है। माँ का व्यवहार इसमें पूर्णतः ममता भरा, सूझबूझ भरा इसमें दर्शाया गया है। अब देखिए आगे, रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली। रस की पुतली होता है यहाँ पर किसके लिए आया है, छोटी बहन के लिए। रस से भरी हुई पुतली, रस की पुतली के समान छोटी बहन। छाई है घटा गगन की, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश। रक्षाबंधन की सुबह है और आसमान में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं, और इस दिन रस की पुतली के समान छोटी बहन भाई के बांधती है चमकती राखी, अपने भाई के चमचमाती एक राखी बांधती है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, और राखियों के ये जो लच्छे हैं ये बिजली के गुच्छों की तरह चमक रहे हैं। ये बात कवि इसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता है। कवि फिराक गोरखपुरी क्या कहते हैं, देखिए कि आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है। रक्षाबंधन की सुबह, आज रक्षाबंधन का पवित्र दिन है, और क्या हो रहा है, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आसमान में काले काले बादलों की घटा छाई हुई है, वो भी कैसी, हल्की हल्की। रस की पुतली एक नन्ही सी बालिका, रस की पुतली एक नन्ही सी बालिका। तो रस की पुतली क्यों कहा है, रस की पुतली यानी होता है जैसे रस की जो कोमल कली होती है ना, सुकुमार मुलायम, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। उसके पास बिजली की तरह जगमगा रहे सलमे सितारों से बने हुए लच्छे, राखियों के लच्छे उसके हाथ में हैं, और वो क्या करती है, वह प्रसन्नता एवं उमंग से अपने भाई की कलाई पर उस चमकती हुई राखी को बांध देती है। इस प्रकार से आप इस रुबाई छंद को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं अपने गजल छंद की, जो कि दूसरी कविता इसमें यहाँ पे कवि ने लिखी है, गजल। तो दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा कठिन है नहीं। यहाँ पर यदि बात करें तो इसमें अरबी फारसी शब्दों से युक्त रचना है ये, इसमें अरबी और फारसी शब्दों की प्रधानता ज़्यादा है। श्रृंगार रस का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं, माधुर्य गुण का प्रयोग आप इसमें देख सकते हैं। शब्दावली इसमें अरबी फारसी उर्दू ये है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले है। बहुत ही सहज रूप में मैं आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको नौरस नए रस से युक्त, नौरस नए रस से युक्त, गुंचे, गुंचे का अर्थ होता है कली, पंखुड़ियों की, पंखुड़ी कली के लिए आया है। तो नए रस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों की, नौरस गुंचे पंखुड़ियों की, यहाँ तक कर देखेंगे, नए रस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों की, नाजुक यानी कोमल, गिरहें यानी गांठें, खोले हैं यानी खोल रही है। नए रस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठें, कोमल गांठों को धीरे धीरे खोल रही है। इसमें आप देखेंगे, इसमें प्रकृति का चित्रण है, प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि किया है। तो अब इसका अर्थ अगर हम करें तो यही कर सकते हैं। कवि फिराक गोरखपुरी प्रकृति का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि नए रस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठों को खोल रही हैं, और इसे देखकर क्या लगता है, इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कि उनसे जो सुगंध फैल रही है, जब गांठें खुल रही है तो इनसे सुगंध फैल रही है, तो इनसे उस सुगंध को देख करके, उसको देखकर ऐसा लगता है मानो रंगो बू, रंग और खुशबू, मानो ऐसा लगता है रंगो बू, रंग और खुशबू उड़ जाने को गुलशन में, इस गुलशन में उड़ जाने के, या गुलशन का अर्थ होता है बगीचा, इस बगीचे में उड़ जाने के लिए पर तोले है, अपने पंख फड़फड़ा रही है। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। दोबारा से मैं एक बार इसको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ, सीधे सरल रूप में ध्यान देंगे। कवि प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए, मनोहारी वर्णन करते हुए कहता है कि नए रस से भरी हुई कलियां अपनी पंखुड़ियों की कोमल गांठें खोल रही है, अर्थात उनमें जो भरी हुई सुगंध है वो फैल रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो
रंगो बू, सबसे पहले आप यहाँ से लेंगे रंग और खुशबू। मानो रंग और खुशबू गुलशन में इस बगीचे में उड़ जाने के लिए पर तोले है, अपने पंख फड़फड़ा रही है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ लें तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं 1 नंबर पे इसको, 2 नंबर पे आप इसको ले सकते हैं, 3 पर इसको ले सकते हैं और 4 नंबर इसको दे सकते हैं, और इस प्रकार से आप अर्थ को व्यवस्थित कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ जाने को पर तोले है, मानवीकरण अलंकार भी आप इसमें कर सकते हैं। संदेह अलंकार का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि याद रखा या उड़ जाने को, या ऐसा लगता है जैसे उड़ जाने के लिए ये पंख फड़फड़ा रही हो। संदेह अलंकार भी कर सकते हैं। पर तोले है एक शब्द यहाँ पर दिया गया, इसमें रूप का शोक्ति अलंकार का प्रयोग आप कर सकते हैं। रूप का तिशोक्ति। दूसरा देखिए, तारे आंखें झपका वे हैं, जर्रा जर्रा सोए है। जर्रा जर्रा में तो पुनरुक्ति है ही, कोई विशिष्ट अलंकार होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तारे आंखें झपका वे है, जर्रा जर्रा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कवि कहता है कि ढलती हुई रात में तारे आंखें झपकावे है। ढलती हुई रात में तारे मानो आंखें झपका झपका करके सोना चाहते हैं। तारे आंखें झपकावे है, ढलती हुई रात में तारे मानो अपनी आंखों को झपका करके सोना चाहते हैं। जर्रा जर्रा सोए है, क्योंकि इस समय धरती और आकाश जर्रा जर्रा यानी कण कण सोए है, सोया हुआ है। रात के समय इस समय धरती और आकाश का प्रत्येक कण, प्रत्येक हिस्सा कण कण सोया हुआ है। इसलिए तारे भी क्या करते हैं, मानो झपका करके, आंखें झपका करके सोना चाहते हैं। तुम भी सुनो हो यारो, कवि अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मित्रों, तुम भी सुनो हो यारो, हे मित्रों तुम भी सुनो, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। सब में यानी रात में, सन्नाटे यानी शांति, कुछ बोले है। कवि क्या कहता है कि हे मित्रों तुम भी सुनो, रात में पसरा हुआ यह सन्नाटा, रात में फैली हुई ये शांति कुछ बोलती प्रतीत होती है। ये सन्नाटा कुछ बोलता प्रतीत होता है। अर्थात यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि रात का यह सन्नाटा प्रिय की याद दिलाने का प्रयास कर रहा है, प्रिय को याद करने के लिए कह रहा है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटा कुछ बोले है। रात्रि का ये सन्नाटा कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। आशा है आपको इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें भी है, सन्नाटा कहने का प्रयास कर रहा है। और देखिए, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं, ये पंक्ति देखिए, जब चारों तरफ शांति है तो बोलना कैसे हो सकता है। विरोधाभास अलंकार का प्रयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें विरोधाभास भी आप कर सकते हैं। तो जहाँ प्रत्यक्ष विरोध न हो किंतु विरोध का आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ पर कवि देखिए क्या कहता है कि हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। कवि कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान हैं। मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान हैं। दोनों अर्थात दोनों निराशा और असफलता के कारण रोते रहते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, कवि क्या कहता है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक समान है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों एक समान है। दोनों को एक ही काम मिला, दोनों को एक ही काम मिला है, रोने का काम। अब ये रोते क्यों हैं? निराशा और असफलता के कारण दोनों रोते रहते हैं। निराशा और असफलता के कारण रोते रहते हैं, इसलिए दोनों समान हैं। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। कवि कहता है कि मेरी किस्मत मेरी हालत देख करके रोती है, और हम किस्मत को रोले, और मैं अपनी बुरी किस्मत को देख करके रो लेता हूँ। किस्मत मुझे देख करके कि मेरी कैसी हालत है ये देख करके किस्मत रोती है, और मैं अपनी फूटी हुई किस्मत को, दुर्भाग्य को देख करके रो लेता हूँ। अर्थात मेरा जीवन निराशा और वेदना से भरा हुआ है। मानवीकरण अलंकार का इसमें भी आप प्रयोग करेंगे।
जो मुझको बदनाम करे हैं काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले है। पंक्ति पर ध्यान देंगे आप। बहुत ही सरल और सहज रूप में कवि ने इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो मुझको बदनाम करे हैं, कवि कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, जो मुझको बदनाम करे है, जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, काश वे इतना सोच सकें, काश वे समझ पाते, इतना सा सोच सकते कि मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले, कि वो मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं या कहीं अपने आप को ही तो बदनाम नहीं कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पे कवि क्या कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं या मेरी निंदा करते हैं, काश वे इतनी सी बात समझ लेते, सोच लेते कि वे मेरी नहीं अपनी खुद की कमियों के पर्दे खोल रहे हैं, रहस्य खोल रहे हैं, तो शायद वो दूसरे की फिर निंदा नहीं करते। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दूसरों की निंदा करने से व्यक्ति की अपनी कमजोरियां स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं, इसलिए पर निंदा से हमें बचना चाहिए। तो इसमें एक सीख मात्र है, मेरा पर्दा खोले है। जैसे इसका तात्पर्य क्या है? पर्दा खोलने का मतलब होता है ईर्ष्या द्वेष जो रखने वाले लोग होते हैं, कमजोरियों को प्रकट करते हैं और उसके जीवन के रहस्य को वो स्पष्ट कर देते हैं। तो पर्दा खोलना मतलब जीवन के जो गंभीर रहस्य हैं उनको स्पष्ट कर देना। अब देखते हैं और भी देखें तो इसमें देखिए निंदकों पर मतलब आक्षेप किया गया है। जो बुराई करने में निपुण हैं, निंदक लोग हैं, उन पर आक्षेप है। अब देखते हैं आगे, तेरी कीमत भी अदा करे हैं। तेरी नहीं, क्षमा करना, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरस्ती ए होशो हवास। बदुरस्ती ए होशो हवास मतलब विवेक के साथ, सोच समझ के, बदुरस्ती ए होशो हवास सोच समझ करके ये कीमत भी अदा करें। तो कवि कहता है कि हे प्रिय, अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए, हे प्रिय, मैं पूरे होशो हवास एवं विवेक के साथ, अर्थात पूरी तरह सोच समझ करके विवेक के साथ तुम्हारे इस पवित्र प्रेम की कीमत अदा करता हूँ, कीमत चुकाता हूँ। ये कीमत भी अदा करे हैं, तुम्हारे इस पवित्र प्रेम की ये कीमत भी, ये मूल्य भी चुकाता हूँ। और वो भी कैसे? बदुरस्ती होशवास, सोच समझकर पूरे विवेक के साथ। तेरा सौदा करने वाले, कि जो तेरा सौदा करता है, जो तेरा व्यापार करता है, जो प्रेम का सौदा करता है, दीवाना भी होले है। तो कवि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो प्रेम का व्यवहार करता है, प्रेम पूर्ण कार्य करता है, प्रेम का व्यापार करता है, वो व्यक्ति प्रेम में दीवाना हो ही जाता है। अर्थात प्रिय के प्रेम में विवेकपूर्ण व्यवहार से ही आनंद मिलता है। ये बात आप इसमें कर सकते हैं। अब देखिए आगे, तेरे गम का पासे अदब है। पासे अदब का मतलब सम्मान, पासे अदब लिहाज सम्मान, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए यहाँ पे कहता है, क्या कहता है? तेरे गम का पासे अदब है, कि मेरे मन में तुम्हारे दुख दर्द के प्रति भी सम्मान है। तेरे गम का, तुमसे बिछुड़ने का जो गम है, जो दुख है, तुम्हारे प्रति जो कुछ भी मेरे भाव हैं, उन सभी के प्रति मेरे मन में तो क्या है? पास से अदब, सम्मान है। लेकिन कुछ दुनिया का ख्याल भी है। मुझे तुम्हारा लिहाज है, पर तुम्हारे साथ साथ मुझे दुनियादारी की चिंता भी है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन मुझे कुछ दुनियादारी का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसलिए क्या करता है? इसलिए सबसे छिपा के दर्द, इसलिए सबसे छिपा के दर्द, मैं सबसे अपना दर्द दुख छिपा लेता हूँ, परंतु चुपके चुपके रोले है। परंतु तुम्हारे प्रेम में मैं छिप छिप कर रो लेने के लिए विवश हो जाता हूँ।
तो यहाँ पर कहेंगे तेरे गम का पासे अदब है, कि तुमसे बिछुड़ने का जो गम हुआ है इसका भी मेरे हृदय में पूरा सम्मान है, मैं इसका पूरा आदर करता हूँ, लिहाज करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ दुनियादारी का ख्याल भी रखना होता है, दुनियादारी की चिंता भी करनी होती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे दुख दर्द को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करता हूँ, छिपा लेता हूँ, लेकिन अकेले में छुप छुप करके मैं रोने पर विवश हो जाता हूँ। तो यहाँ पर भी ये सारा विप्रलंब श्रृंगार का प्रयोग आप देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। बहुत ही सुंदर रचना है और जीवन का एक संदेश भी यहाँ पर दिया है, किस प्रकार से व्यक्ति को संतुलन बना करके चलना चाहिए। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है। कि हम किसी को जितना कुछ देंगे उतना ही हम उससे प्राप्त करेंगे, देंगे नहीं कुछ तो प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि फितरत मतलब होती है आदत, फितरत का कायम है तवाजुन, तवाजुन यानी संतुलन, कायम यानी बराबर, आदत का संतुलन बराबर बना हुआ है, कायम है। फितरत का कायम है तवाजुन, तवाजुन यानी संतुलन, क्या आलमे हुस्नो इश्क में भी। आलमे हुस्नो इश्क है प्रेम और सौंदर्य का संसार। आलमे हुस्नो इश्क का अर्थ क्या है, प्रेम और सौंदर्य का संसार। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में, ध्यान देंगे शब्दों पर, प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में फितरत का कायम है तवाजुन, आदत का संतुलन बराबर बना हुआ है। ये तो मैं एक बार सीधे सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आलमे हुस्नो इश्क में भी, प्रेम और सौंदर्य के संसार में फितरत का कायम है तवाजुन, आदत का संतुलन, फितरत का तवाजुन कायम है, बराबर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेता है। कि जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक समर्पित करता है उतना ही अधिक वह प्रेम प्राप्त करता है, अर्थात कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ये बात कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें स्पष्ट करना चाहता है। अब इसके भाव पर एक बार ध्यान देंगे। मैं बोलता हूँ, कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में भी मनुष्य की आदत स्वभाव का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस क्षेत्र में भी लेन देन का जो संतुलन है वो बराबर बना रहता है। जो मनुष्य प्रेम में स्वयं को जितना अधिक खो लेता है उतना ही उसको प्रेम प्राप्त होता है, यानी खुद हम जितना समर्पित करेंगे उतना ही प्रेम हम दूसरे से भी प्राप्त करेंगे। तो इसको अर्थ यदि आपको व्यवस्थित करना हो तो आप सबसे पहले यहाँ कर सकते हैं, आलमे हुस्नो इश्क में भी सबसे पहले आप इस शब्द को ले सकते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में फितरत का, यहाँ पर ले सकते हैं आदत का, स्वभाव का, तवाजुन संतुलन कायम है, बराबर बना हुआ है। इस प्रकार से आप शब्दों को क्रम देकर के आप इसका अर्थ व्यवस्थित कर सकते हैं। आशा है आपको ये तरीका काम कर रहा होगा, आपके दिमाग में बैठ भी रहा होगा। अब बात करते हैं हम आगे। आबोताब आसियार ने पूछो, आबोताब आसियार ने पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यहाँ पर कवि क्या कहता है, कवि कहता है कि तुम दुनिया की बाहरी चमक दमक, आबोताब आसियार यानी बाहरी चमक दमक, आबोताब आसियार का अर्थ क्या होता है, बाहरी चमक दमक। तो कवि कहता है कि तुम दुनिया की बाहरी चमक दमक और कलाकारी पर ही मत खो जाओ, आबोताब आसियार न पूछो, कि दुनिया की बाहरी चमक दमक को ही मत पूछो यानी मत देखो, इस पर ही मत खो। तुम भी आंखें रखो हो, आंखें रखना मतलब यहाँ पर मुहावरा है, मतलब समझदारी रखना, खुद की समझ रखना। तुम भी आंखें रखे हो, तुम्हें तो अपनी आंखें खोल कर रखनी है, अर्थात तुम खुद अपनी भी कुछ समझ रखते हो।
तुम भी कुछ अपनी समझ रखते हो। अब आगे देखते हैं कि ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, कि ये मेरे शेरों का सौंदर्य अतीव जगमग है। शेर मतलब शायरी में लिखे जाने वाले शेर, कि ये मेरे शेरों का सौंदर्य है जो अत्यधिक जगमग है, अर्थात मेरी शायरी अत्यधिक आकर्षक है। ये मेरे बैतों की दमक है, बैत यानी शेर। या हम मोती रोले हैं, वह आँखों के आंसुओं से निकला है, अर्थात मैंने आँखों से मोती बहाए हैं, इसी से मेरी शायरी में ये चमक आई है। आगे देखिए, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। यहाँ पर आप कह सकते हैं, इस जो पंक्ति में देखें तो संबोधन शैली का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं। कवि कहता है कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। अंजुमने मय, अंजुमने मय क्या होता है? शराब खाना, जहाँ पर महफिल भी हम कह सकते हैं, शराब की महफिल, महकाना, तो शराब खाना हम कह सकते हैं। रिंदों, रिंदों शब्द होते हैं शराबी, यानी जो शराब पीने वाले होते हैं उनको कहा जाता है रिंदों। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, कि रात गए जब आसमान में फरिश्ते, रात गए गर्दू यानी आसमान पे, यानी आसमान में, फरिश्ते देवदूत, बाबे गुनाह जग खोले हैं। बाबे गुनाह है यानी पाप का अध्याय, जग यानी संसार का, इस संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। कवि क्या कहता है? देखिए, कवि कहता है कि रात होने पर जब आसमान में देवदूत इस संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, अर्थात पापों का लेखा जोखा खोलते हैं, ऐसे में तू याद आए है। ऐसे में शराबी, शराब की महफिल में हम क्या करते हैं? इसको दो अर्थों में आप लिख सकते हैं। तो गर्दू पे बाबे गुने खोलना, यानी शराब खाने में आदमी जब शराब पी लेता है तो सारी बात याद आ जाती है उसको एक एक करके, और सारी बात वो बता देता है। दूसरा, यहाँ पर अंजुमने में रिंदों को, तो यहाँ पर जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति को होश नहीं रहता और वो पूरी तरह से प्रेम में डूब जाता है, उसको अपनी प्रेमिका के सिवा और कुछ नहीं दिखता है, वैसे ही कवि यहाँ पर दो अर्थों में आप लिख सकते हैं। तो यह कह कि रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं, कि जिस प्रकार रात होने पर आकाश में फरिश्ते देवदूत बाबे गुनह जग खोले हैं, संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, अर्थात लेखा जोखा खोलते हैं, उसी प्रकार शराब खाने में जिस प्रकार शराबी को अपने लेखा जोखा, अपना किया कराया सब कुछ याद आता है, वैसे ही मुझे भी तुम्हारी याद आने लगती है। ऐसे में तू याद आए है, इसी प्रकार तुम्हारी याद आने लगी है। सदके फिराक एजाजे सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यहाँ पर यदि इसकी बात करें, सदके फिराक, सदके यानी न्योछावर हूँ, फिराक यानी फिराक गोरखपुरी, एजाजे सुकन, एजाजे सुकन का अर्थ क्या होता है? बेहतरीन शायरी। इन गज़लों के पर्दों में, तो इन गज़लों के पीछे, तो यानी इनको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मीर की गज़लें बोले हैं, जैसे मीर साहब की गज़लों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि कवि फिराक कहते हैं कि लोग मुझे आकर के कहते हैं कि फिराक, हम तुम्हारी बेहतरीन शायरी पर कुर्बान हैं, न्योछावर हैं। सदके फिराक एजाजे सुकन के, कि हे फिराक गोरखपुरी, हम तुम्हारी बेहतरीन गज़ल के ऊपर न्योछावर हैं, बेहतरीन शायरियों पर हम न्योछावर हैं। तुमने ऐसी उत्कृष्ट शायरी कहाँ से सीखी, कैसे उड़ा ली ये आवाज़, तुमने ये बेहतरीन शायरी कहाँ से सीखी? क्यों? क्योंकि तुम्हारी गज़लों में तो मीर की गज़लों के शब्द सुनाई पड़ते हैं, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। जब भी हम तुम्हारी गज़लों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मीर साहब की गज़लों के शब्द इसमें देख रहे हैं, कि मीर की गज़ल पढ़ रहे हैं। तो ऐसा प्रभाव आपकी गज़लों में हमें देखने को मिलता है। तो ये था अपना ये आज का पाठ। तो सबसे पहले एक बार मैं पुनः इस कविता के प्रत्येक शेर पर एक बार नज़र डाल देता हूँ, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। नोरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में परतोले हैं। कवि प्रकृति का मनोहारी वर्णन करते हुए कहता है कि नए रस से भरी हुई कलियों की पंखुड़ियाँ कोमल गांठों के समान खुल रही हैं,
और इनमें भरी हुई खुशबू ऐसे लगती है मानो रंगो बू, इनमें भरी हुई खुशबू और रंग गुलशन में बगीचे में उड़ जाने के लिए पर तोले है, अपने पंख फड़फड़ा रही है। तारे आंखें झपकावे है, जर्रा जर्रा सोए है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। कवि कहता है कि ढलती हुई रात में तारे मानो आंखें झपकाते हुए प्रतीत हो रहे हो, सोते हुए प्रतीत हो रहे हो, क्योंकि जर्रा जर्रा सोए। इस समय धरती और आकाश का कण कण सोया हुआ है। तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले है। कवि कहता है कि हे मित्रों, तुम भी सुनो, रात का ये पसरा हुआ सन्नाटा कुछ बोलता हुआ यह कहना चाहता है। अर्थात रात का ये पसरा हुआ सन्नाटा प्रिय की याद दिलाने का काम कर रहा है। फिर देखिए, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। कवि कहता है कि चाहे मैं हूँ या मेरी किस्मत, दोनों एक समान हैं, दोनों को एक ही काम मिला है रोने का, क्योंकि निराशा और असफलता के कारण हम दोनों समान हैं। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। मेरी किस्मत मेरी हालत देख करके रोती है और मैं अपनी बड़ी बुरी किस्मत को देख करके रो लेता हूँ। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना जान सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या खुद का पर्दा खोले है, अपना पर्दा खोले। तो यहाँ पे कवि कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं या मेरी निंदा करते हैं, काश वे समझ पाते कि वे मेरी नहीं, अपनी कमियों के पर्दे खोल रहे हैं, अर्थात अपनी ही निंदा कर रहे हैं। तो वो नहीं करते ऐसा। तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि दूसरों की निंदा करने से व्यक्ति स्वयं की कमजोरियों को ही दुनिया के सामने प्रकट कर देता है। तीसरे में देखिए, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। कवि कहता है कि बदुरस्ती ये होश हवास, कि तुम्हारे इस प्रेम का मैं सोच समझकर पूरे विवेक के साथ ये कीमत भी अदा करे हैं। मैं तुम्हारे पवित्र प्रेम का ये मूल्य चुकाता हूँ, ये अदा करता हूँ। तेरा सौदा करने वाले, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम का व्यापार करता है, प्रेम का सौदा करता है, दीवाना भी होले है, वो दीवाना हो ही जाता है। यहाँ पे यही बात कवि कहना चाहता है कि मैं पूरे होश व हवास एवं विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम व्यवहार की कीमत को अदा करता हूँ। जो भी व्यक्ति प्रेम का सौदा करता है वो दीवाना हो ही जाता है। अर्थात प्रिय के प्रेम में विवेकपूर्ण व्यवहार से ही आनंद की प्राप्ति होती है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है। कवि कहता है कि मेरे मन में तुम्हारे दुख दर्द के प्रति सम्मान का भाव है, मुझे तुम्हारा लिहाज भी है, तुम्हारे आदर की चिंता भी है, तो साथ ही साथ मुझे दुनियादारी का भी ख्याल रखना होता है, दुनिया की चिंता भी करनी होती है। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, कुछ मुझे दुनियादारी का ख्याल भी रखना पड़ता है। कैसे? सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले, इसलिए मैं सबसे अपना दर्द छिपा लेता हूँ, परंतु तुम्हारे प्रेम में छिप छिप करके समय निकाल करके मैं रोने के विवश भी हो जाता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे उस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेता है। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के इस संसार में मनुष्य के आदत और स्वभाव का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में सभी संतुलन, आदत का संतुलन बराबर बना हुआ है, स्वभाव का संतुलन बराबर बना हुआ है, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेता है। कवि कहता है कि यहाँ जो मनुष्य स्वयं को जितना अधिक खो लेता है, उतना ही वो जितना समर्पित कर लेता है, उतना ही वो अधिक प्राप्त भी करता है। अर्थात कुछ पाने के लिए जितना हम खोएंगे उतना ही हम प्राप्त भी करेंगे। आबो ताब आसियार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है कि तुम दुनिया की बाहरी चमक दमक और कलाकारी पर ही मत खो जाओ, तुम्हें तो अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए। अर्थात तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी कुछ समझ रखते हो, अपनी आंखों को खोल करके रखिए। ये जगमग बैतों की दमक है, ये तो मेरे शेरों का सौंदर्य अतीव जगमग है, अर्थात मेरी शायरी अत्यधिक आकर्षक है। जो हम मोती रोले हैं, जो क्या करते हैं, वह आंखों के आंसुओं से निकला है, अर्थात मैंने आंखों से मोती बहाए हैं, अश्रु कण बहाए हैं, इसी से मेरी शायरी में ये चमक आई है। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, कवि कहता है कि इस प्रकार से मुझे तुम्हारी याद आती है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, कि लोग कि रात गए, ये दूसरी पंक्ति देखेंगे, इसमें रात गए गरदूबे फरिश्ते, कि रात होने पर आकाश में देवदूत जब बाबे गुने जब खोले, इस संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, तो उसी प्रकार शराब खाने में
शराबी को अपने किए हुए सभी कार्यों का लेखा जोखा याद आता है या प्रियतमा की याद उसको आने लगती है। तो ऐसे में तू याद आती है, ऐसे समय मुझे तुम्हारी याद आती है। अंजुमने में रिंदों को जिस प्रकार शराब खाने में शराबी को सभी बातें याद आती हैं, वैसे ही मुझे भी तुम्हारी याद आती है। या फिर कहें कि रात गए गर्दू पे फरिश्ते बावे गुने जग खोले हैं, या रात होने पर देवदूत आकाश में संसार के गुनाहों का अध्याय खोलते हैं, उसी प्रकार मुझे तुम्हारी याद आती है। सदके फिराक एजाजे सुकन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। कवि फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि लोग मुझसे आकर आकर के कहते हैं कि फिराक हम तुम्हारी बेहतरीन शायरी पर कुर्बान होते हैं, न्योछावर होते हैं। तुमने ऐसी उत्कृष्ट शायरी कहाँ से सीख ली? तुम्हारी गज़लों में तो मीर की गज़लों के शब्द सुनाई देते हैं। इस प्रकार से हम इस पूरी की पूरी गज़ल को समझ सकते हैं। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। प्रश्नों की यदि बात करें तो प्रश्न आपके समक्ष है, आप खुद देखने का प्रयास करें। यहाँ पर दे रखा है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? शब्द पर एक बार विचार करें। प्रश्न पर, खुद का पर्दा खोलने से आशय है कि व्यक्ति अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करना, अपनी कमजोरियों एवं खूबियों को व्यक्त करना। लेकिन अक्सर लोग दूसरों के दोषों की निंदा करते हैं और अपने दोषों को छिपा लेते हैं। तो यहाँ पर पर्दा खोलने का अर्थ सिर्फ यही है। अब इसमें अगर कोई प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, एक शेर आया है, तो ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हैं। फिराक गोरखपुरी के इन पंक्तियों में क्या भाव व्यक्त हुए हैं, इसको स्पष्ट करना है। तो कवि स्वयं को और अपनी किस्मत को समान मान करके कहता है कि दोनों निराश और असफलता से भरे हुए हैं, इसलिए रोना पड़ता है। मेरी किस्मत सदा ही वेदना और निराशा से आक्रांत रहती है, इसलिए किस्मत मेरी बुरी हालत देख करके रोती है और मैं अपनी किस्मत को देख करके रो लेता हूँ। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले है। इसकी बात करें तो पंक्ति का आशय यही होता है कि जो व्यक्ति जितना प्रेम की खातिर समर्पित होगा उसको उतना ही अधिक प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप इस पूरे पाठ को, पूरी विषय वस्तु को समझ सकते हैं। आशा है आपको ये पाठ, ये विषय वस्तु भली भांति समझ में आई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आज की इस कक्षा से आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर एक नई कक्षा के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए कवि के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। धन्यवाद।